नमस्कार दोस्तों, गायत्री अकादमी में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, एक तेल प्रेस को क्या कहा जाता है? वाणिज्यिक तेल, बॉयलर, एक्सपेलर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर एक्सपेलर, ऑप्शन सी। एक तेल प्रेस को एक्सपेलर कहा जाता है। एक्सपेलर प्रेस्ड ऑयल एक ऐसा तेल है जिसे स्क्रू प्रेस से निकाला जाता है। स्क्रू प्रेस या एक्सपेलर प्रेस एक ऐसी मशीन है जो नट्स और बीजों को एक गुहा के माध्यम से दबाती है और तेल निकालने के लिए तीव्र दबाव और घर्षण का उपयोग करती है। अगला प्रश्न, नुकसान के तरीके के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? यांत्रिक घर्षण, भंडारण और परिवहन के अपर्याप्त तरीके, पौधों में श्वसन के कारण सूखापन, कम मिठास, कम मूल्य का उत्पाद होता है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर उपर्युक्त में से कोई नहीं। यांत्रिक घर्षण, भंडारण और परिवहन के अपर्याप्त तरीके और पौधों में श्वसन जिसके कारण सूखना, कम मिठास, उत्पाद का कम मूल्य सभी तरीके हैं जिनसे नुकसान होता है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा चरण काली चाय के निर्माण में शामिल नहीं है? पत्तियों को क्षैतिज रोलर पर रोल करना, पत्तियों को नमी हटाने के लिए वैक्यूम ड्रायर में रखना, छलनी का उपयोग करके रोल तोड़ना, इनमें से कोई नहीं। आंसर इनमें से कोई नहीं। दिए गए सभी कथन सत्य हैं। पत्तियों को क्षैतिज रोलर पर रोल करना, पत्तियों को नमी हटाने के लिए वैक्यूम ड्रायर में रखना, छलनी का उपयोग करके रोल तोड़ना चरण काली चाय के निर्माण में शामिल है। अगला प्रश्न, BHT युक्त फिल्में किसका एक उदाहरण है? एंटीऑक्सीडेंट रिलीजर, CO2 रिलीजर, स्वाद बढ़ाने वाला, सुगंध बढ़ाने वाला। आंसर एंटीऑक्सीडेंट रिलीजर, ऑप्शन ए। BHT युक्त फिल्में एंटीऑक्सीडेंट रिलीजर का एक उदाहरण है। साथ ही BHT, BHA, टोकोफेरॉल मेलार्ड रिएक्शन, वोलेटाइल युक्त फिल्में एंटीऑक्सीडेंट रिलीजर है। यह वसा और तेल के ऑक्सीकरण को रोकने में मदद करती है। इन फिल्मों का उपयोग आमतौर पर सूखे खाद्य पदार्थों और वसा युक्त खाद्य पदार्थों में किया जाता है। फूड प्रोसेसिंग कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार, 5 प्रकार, 3 प्रकार, 6 प्रकार। आंसर 3 प्रकार, ऑप्शन सी। अब देख लेते हैं व्याख्या। आपको बता दें कि फूड प्रोसेसिंग 3 प्रकार की होती है जो निम्नलिखित इस प्रकार है। प्राथमिक प्रसंस्करण, इसमें भोजन को सुरक्षित बनाने के लिए प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला शामिल है ताकि इसे व्यक्तिगत रूप से खाया जा सके, जैसे बिनना, धुलाई करना, ग्रेडिंग, छँटाई और पैकेजिंग आदि। माध्यमिक खाद्य प्रसंस्करण, इसमें भोजन बनाने के लिए उन सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है जो भोजन बनाने की रोज़मर्रा की प्रक्रियाएं हैं, जैसे बेकिंग ब्रेड, किण्वन, मछली आदि। तृतीयक खाद्य प्रसंस्करण, इस प्रक्रिया को व्यावसायिक उत्पादन कहा जाता है जिसे आमतौर पर प्रसंस्कृत खाद्य कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, एक से अधिक फलों के गूदे का उपयोग करके जैम नहीं बनाया जा सकता है। कथन 2, अधिक पके फलों में अम्ल और पेक्टिन की मात्रा कम पके फलों की तुलना में अधिक होती है। कथन 1 सही और 2 गलत हैं। दोनों कथन सही हैं। दोनों कथन गलत हैं। कथन 1 गलत और 2 सही है। आंसर दोनों कथन गलत हैं, ऑप्शन सी। व्याख्या, दोनों कथन गलत हैं। जैम एक से अधिक फलों के गूदे का उपयोग करके बनाया जा सकता है। अधिक पके फलों की तुलना में कम पके फलों में एसिड और पेक्टिन की मात्रा अधिक होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक ताज़े मांस के प्रसंस्करण के लिए लागू की जाती है? चॉपिंग, प्रोटीन निष्कर्षण। उपर्युक्त में से कोई नहीं। चॉपिंग और प्रोटीन निष्कर्षण। आंसर चॉपिंग और प्रोटीन निष्कर्षण, ऑप्शन डी। व्याख्या, उपर्युक्त दोनों प्रक्रियाएं ताज़े मांस को संसाधित करने की तकनीकें हैं। अब अगला प्रश्न, किसका उपयोग सक्रिय पैकेजिंग में परिरक्षक के रूप में किया जाता है? आंसर इथेनॉल, ऑप्शन डी। व्याख्या,
इथेनॉल का उपयोग सक्रिय पैकेजिंग में परिरक्षक के रूप में किया जाता है। उच्च सांद्रता पर इथेनॉल मोल्ड और खमीर के प्रोटीन को नष्ट कर देता है। इसका उपयोग इथेनॉल वाष्प उत्पन्न करने वाले सिलिकॉन डाइऑक्साइड पाउडर पर अवशोषित इथेनॉल या पानी के मिश्रण को छिड़क कर किया जा सकता है। इसका उपयोग आमतौर पर उच्च नमी वाले बेकरी और मछली उत्पादों के लिए किया जाता है। इसके नुकसान में शामिल है खराब गंध और खराब स्वाद। अब अगला प्रश्न, कौन सी एक गंध अवशोषक का एक समान उदाहरण है? आंसर साइक्लोडेक्स्ट्रीन, ऑप्शन सी। व्याख्या, साइक्लोडेक्स्ट्रीन गंध अवशोषक का एक समान उदाहरण है। पैकेजिंग सामग्री द्वारा अवांछित स्वाद स्केलिंग के परिणाम स्वरूप वांछित खाद्य स्वादों का नुकसान हो सकता है, जबकि खाद्य पदार्थ पैकेज या आसपास के वातावरण से अवांछित गंध या स्वाद उठा सकते हैं। खाद्य अपघटन से संचित गंध को अवशोषित करने के लिए साइक्लोडेक्स्ट्रीन को पीढ़ परत पर ग्राफ्ट किया जाता है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, डिब्बाबंद जमे हुए सूखे संरक्षित और सुरक्षित मांस मौजूद मांस के प्रकार हैं। कथन 2, सॉसेज तैयार डिनर मीट, किंडविद और पोल्ट्री मीट मौजूद मांस के प्रकार हैं। कथन 1 सही है और 2 गलत है। दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन गलत हैं। कथन 1 गलत और 2 सही है। आंसर, दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन बी, दोनों कथन सही हैं। उपर्युक्त सभी प्रसंस्कृत मांस के प्रकार है। प्रसंस्कृत मांस वे मांस हैं जिन्हें उपचारित करके या रासायनिक परिरक्षकों को मिलाकर संरक्षित किया गया है। इनमें डेली मीट, बेकन और हॉट डॉग शामिल है। प्रसंस्कृत मांस उत्पादों में बेकन, हैम, सॉसेज, सलामी, कार्नड बीफ, जर्टी, हॉट डॉग, लंच मीट, डिब्बा बंद मांस, चिकन, नागेट्स और मांस आधारित सॉस शामिल है। अब अगला प्रश्न, विकिरण गतिविधि को एक अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई में मापा जाता है जिसे कहा जाता है बेकुरल, क्यूरी, ग्रे, जेंथिन। आंसर, बेकुरल, ऑप्शन ए। विकिरण गतिविधि को एक अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई में मापा जाता है जिसे बेकरेल BQ कहा जाता है। बेकरेल BQ रेडियोधर्मिता की एसआई व्युत्पन्न इकाई है। एक बेकरेल को रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा की गतिविधि के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें प्रति सेकंड एक नाभिक क्षय होता है। अगला प्रश्न, कौन सा एक एंजाइम ऑक्सीजन स्कैवेजिंग सिस्टम के रूप में कार्य करता है? आंसर, कैटालेज, ऑप्शन बी। व्याख्या, कैटालेज एंजाइम ऑक्सीजन स्कैवेजिंग सिस्टम के रूप में कार्य करता है। यह मोल्ड, ईस्ट और एरोबिक बैक्टीरिया के विकास को रोकता है और वसा, तेल, विटामिन के ऑक्सीकरण को भी रोकता है और रंग को संरक्षित करता है। CaOH का होल ट्वाइस और NaOH डैश डैश स्कैवेजिंग सिस्टम के रूप में कार्य करते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एथिलीन, नमी। आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। व्याख्या, CaOH का होल ट्वाइस और NaOH कार्बन डाइऑक्साइड स्कैवेजिंग सिस्टम के रूप में कार्य करते हैं। पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिका जेल भी CO2 स्कैवेंजर के रूप में कार्य करते हैं, जबकि इसका उपयोग आमतौर पर निर्जलित पोल्ट्री उत्पादों, भुनी हुई कॉफ़ी, बीफ, झटकेदार आदि में किया जाता है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, सूखे संरक्षित मांस को स्वाद देने और इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए स्मोक्ड किया जाता है। कथन 2, उपर्युक्त कारण मांस को कठोर बनाता है। कथन 1 सही और 2 गलत हैं। दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन गलत हैं। कथन 1 गलत और 2 सही है। आंसर, दोनों कथन सही हैं। व्याख्या, दोनों कथन सत्य हैं। सूखे संरक्षित मांस को स्वाद देने और इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए स्मोक्ड किया जाता है। उपर्युक्त कारण मांस की कठोर बनाता है। अब अगला प्रश्न, खाद्य संरक्षण में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख अम्लों में कौन शामिल है? सल्फ्यूरिक अम्ल, बोरिक अम्ल, क्लोरिक अम्ल, फोर्बिक अम्ल। आंसर, फोर्बिक अम्ल, ऑप्शन डी। व्याख्या, खाद्य परिरक्षकों के रूप में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख मीठे अम्लों में फोर्बिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, सिरका अम्ल, प्रोपियोनिक अम्ल, फार्टरिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल शामिल हैं। फोर्बिक अम्ल खमीर और फफूंद की विकास को अवरुद्ध या धीमा कर देता है। इस प्रकार फॉर्बिक अम्ल का व्यापक रूप से खमीर और फफूंद के विकास को रोकने के लिए
उपयोग किया जाता है। फोर्बिक अम्ल का उपयोग विभिन्न खाद्य पदार्थों में फारक्षक के रूप में किया जाता है, जिसमें प्रसंस्कृत पनीर, वाइन, फलों के रस, कुछ पाए गए सामान, अचार, साबुत फल और सब्जियां, कुछ मांस और मछली उत्पाद शामिल हैं। इसका उपयोग विभिन्न मांस उत्पादों में किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैनिंग को एसेप्टिक पैकेजिंग के रूप में भी जाना जाता है। कथन 2, एसेप्टिक पैकेजिंग की तुलना में कैनिंग से कम थर्मल क्षति होती है। कथन 1 सही और 2 गलत। दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन गलत हैं। कथन 1 गलत और 2 सही है। आंसर, दोनों कथन गलत हैं, ऑप्शन सी। व्याख्या, दोनों कथन गलत हैं। कैनिंग एक पारंपरिक खाद्य प्रसंस्करण विधि है। कैनिंग में प्रक्रिया एंजाइमों को निष्क्रिय करने के लिए भोजन का उपचार ब्राइनिंग या सिरपिंग द्वारा से शुरू होती है। इसके बाद डिब्बे में भरना और सील करना होता है। एसेप्टिक पैकेजिंग से कम थर्मल क्षति होती है क्योंकि इसमें हल्के ताप उपचार HTFT या UHT का उपयोग किया जाता है। अब अगला प्रश्न, एसेप्टिक पैकेजिंग सामग्री की अखंडता की जांच के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? आंसर, जीवाणु रहितता परीक्षण, ऑप्शन ए। जीवाणु रहितता परीक्षण का उपयोग एसेप्टिक पैकेजिंग सामग्री की अखंडता की जांच के लिए किया जाता है। अन्य अखंडता जांच परीक्षण, टीयर डाउन परीक्षण, सीलिंग सख्त इलेक्ट्रोलाइटिक परीक्षण, पिन होल परीक्षण, डाई परीक्षण लेमिनेटेड डिब्बों में पिन होल के लिए है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, सॉसेज को बारीक किया जाता है, इसमें बहुत सारे मसाले डाले जाते हैं। सॉसेज को स्टम्पिंग से भर दिया जाता है, इसे ठंडा करके रेफ्रिजरेटर किया जाता है और फिर उन्हें पैक किया जाता है। कथन 1 सही और 2 गलत हैं। दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन गलत हैं। कथन 1 गलत और 2 सही है। आंसर, दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन बी। दोनों कथन सही हैं। सॉसेज को बारीक किया जाता है, इसमें बहुत सारे मसाले डाले जाते हैं। सॉसेज को स्टम्पिंग से भर दिया जाता है, इसे ठंडा करके रेफ्रिजरेटर किया जाता है और फिर उन्हें पैक किया जाता है। अब अगला प्रश्न, लेपित मांस उत्पादों के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ब्रांडिंग, प्री-डस्टिंग, बैटरिंग, उपर्युक्त सभी। आंसर, उपर्युक्त सभी। व्याख्या, तीनों ही लेपित मांस उत्पाद बनाने की विधियां हैं। ब्रांडिंग, प्री-डस्टिंग और बैटरिंग लेपित मांस उत्पाद बनाने की विधियां हैं। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, एसेप्टिक पैकेजिंग में LTLT का उपयोग किया जाता है। कथन 2, UHT का उपयोग एसेप्टिक पैकेजिंग में किया जाता है। कथन 1 सही और 2 गलत हैं। दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन गलत हैं। कथन 1 गलत और 2 सही है। आंसर, कथन 1 गलत और 2 सही है, ऑप्शन डी। व्याख्या, कथन 1 गलत है और 2 सही हैं। LTLT का मतलब कम तापमान लंबे समय तक स्टरलाइजेशन है। LTLT प्रक्रिया में उत्पाद को कम तापमान LTLT 63.15 सेल्सियस 30 मिनट पर लंबे समय तक गर्म करना शामिल है। यह लंबे समय की प्रक्रिया इसे बहुत धीमा बनाती है, इसीलिए इसका उपयोग एसेप्टिक पैकेजिंग में नहीं किया जाता है। UHT का मतलब अल्ट्रा हाई तापमान है। UHT प्रक्रिया में उत्पाद को बहुत कम समय के लिए अल्ट्रा हाई तापमान UHT 75 सेल्सियस से 140 सेल्सियस 5 सेकंड से कम पर गर्म करना शामिल है। अतः यह प्रक्रिया बहुत कम समय लेने के कारण बहुत कुशल है, इसलिए इसका उपयोग एसेप्टिक पैकेजिंग में बहुत अनुकूल रूप से किया जाता है। HTFT का मतलब उच्च तापमान कम समय है। HTFT प्रक्रिया में उत्पाद को थोड़े समय के लिए उच्च तापमान HTFT 72 सेल्सियस 15 मिनट पर गर्म करना शामिल है। अब अगला प्रश्न, विकिरण का उपयोग करके बांधीकरण किसके द्वारा किया जाता है? आंसर, गैर आयनीकरण विकिरण, ऑप्शन ए। व्याख्या, विकिरण का उपयोग करके बाध्यीकरण आयनीकरण विकिरण द्वारा किया जाता है। प्रश्नगत विकिरण आयनीकरण विकिरण स्पंदित प्रकाश या UVC विकिरण में किसी एक द्वारा किया जाता है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्री प्रेस सॉल्वेंट निष्कर्षण में एक चरण नहीं है? आंसर, बीज को फेंटना, ऑप्शन डी। बीज को फेंटना प्री प्रेस सॉल्वेंट निष्कर्षण चरण नहीं है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कम बॉयलर सॉल्वेंट के साथ उपचार करके तेल सामग्री से तेल निकालना शामिल है। अब अगला प्रश्न,
कच्चे अमरूद का उपयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद तैयार किया जाता है? जैम, जेली, फकवास, जैम और जेली दोनों। आंसर जैम और जेली दोनों, ऑप्शन डी। व्याख्या: जैम को फलों के मिश्रण से तैयार किया जाता है जैसे सेब, पपीता, टमाटर और स्ट्रॉबेरी आदि, जबकि जेली को अमरूद और सेब से तैयार किया जाता है। जेली एक स्पष्ट या पारभासी फल है जो जैम बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया है जिसमें अतिरिक्त तरल डालने और प्रारंभिक खाना पकाने के बाद फलों के गूदे को छानने के अतिरिक्त कदम होते हैं। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कॉफ़ी का पीएच मान है? पीएच 2.4 से 3.3, पीएच 2.8 से 4.0, पीएच 3.3 से 4.5, पीएच 2.9 से 3.5। आंसर पीएच 2.4 से 3.3, ऑप्शन ए। व्याख्या: कॉफ़ी का पीएच मान 2.4 से 3.3 तक होता है, जबकि अंगूर का पीएच मान 3.3 से 4.5, जबकि वहीं नींबू का पीएच मान 1.8 से 2.4 और खुबानी का पीएच मान 3.5 से 4.0, जबकि संतरे का पीएच मान 2.8 से 4.0 और सेब का पीएच मान 2.9 से 3.5 तक होता है। पीएच किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता का एक माप है। यदि किसी उत्पाद का पीएच 7 है, उसे उदासीन माना जाता है। इससे अधिक पीएच वाले उत्पाद को क्षारकीय या क्षारीय, जबकि 7 से कम पीएच वाले उत्पाद को अम्लीय कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा चरण एसेप्टिक पैकेजिंग में शामिल नहीं है? भरने से पहले उत्पाद से स्टरलाइज करना, हार्मेटिक सीलिंग, एसेप्टिक फिलिंग, भरने के बाद उत्पाद को स्टरलाइज करना। आंसर भरने के बाद उत्पाद को स्टरलाइज करना, ऑप्शन डी। भरने के बाद उत्पाद को स्टरलाइज करना एसेप्टिक भरने में शामिल नहीं है। एसेप्टिक पैकेजिंग में निम्नलिखित चरण शामिल हैं। पहला, भरने से पहले उत्पाद को स्टरलाइज करना, ऑप्शन ए। भरने से पहले पैकेज की एक साथ स्टरलाइज करना, सेकंड ऑप्शन। एसेप्टिक वातावरण में भरना, थर्ड। और हार्मेटिक सीलिंग, ऑप्शन 4। इस प्रकार से ऑप्शन डी सही है। अब अगला प्रश्न, तेल के प्री प्रेस सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के सीड कुकिंग चरण में क्या होता है? तेल की चिपचिपाहट कम करने से तेल संग्रह को बढ़ावा मिलता है। एंजाइमों को निष्क्रिय विकृत करने के लिए तापमान बढ़ाया जाता है। कभी कभी बहुत अधिक तापमान भोजन प्रोटीन को प्रभावित करता है। उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। व्याख्या: दिए गए सभी वाक्य सत्य हैं। तेल की चिपचिपाहट कम करने से तेल संग्रह को बढ़ावा मिलता है। एंजाइमों को निष्क्रिय विकृत करने के लिए तापमान बढ़ाया जाता है। कभी कभी बहुत अधिक तापमान भोजन प्रोटीन को प्रभावित करता है। अब अगला प्रश्न, विलायक निष्कर्षण में तेल और मिसेला को किसमें स्थानांतरित किया जाता है? सहवर्तमान फैशन, काउंटर वर्तमान फैशन, क्रॉस वर्तमान फैशन, इनमें से कोई नहीं। आंसर काउंटर वर्तमान फैशन, ऑप्शन बी। व्याख्या: विलायक निष्कर्षण में तेल और मिसेला को काउंटर करंट तरीके से स्थानांतरित किया जाता है ताकि दो चरणों को आसानी से हटाया जा सके, अर्थात आंसर बी सही है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया है? ऑक्सीकरण, पास्चराइजेशन, ब्लीचिंग, किण्वन। आंसर किण्वन, ऑप्शन डी। चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। वह क्रियाविधि जिसके द्वारा शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है किण्वन कहलाती है। इथेनॉल किण्वन एक जैविक प्रक्रिया है जो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज जैसे शर्करा को सेलुलर ऊर्जा में परिवर्तित करती है। एक साइड इफेक्ट के रूप में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करती है जिसे अल्कोहल किण्वन भी कहा जाता है। किण्वन एक अव्ययीय प्रक्रिया है जहां ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होने के बावजूद ग्लूकोज से ऊर्जा जारी की जा सकती है। खमीर कोशिकाओं और जीवाणुओं में और जानवरों की मांसपेशियों में भी किण्वन होता है। यह एक अव्ययीय मार्ग है जिसे ग्लूकोज टूट जाता है। 1857 में लुई पास्चर वह वैज्ञानिक थे जिन्होंने किण्वन प्रक्रिया की खोज की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा CAC का सही विस्तार है? कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, ऑप्शन डी।
व्याख्या CAC का मतलब कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन है। इसकी स्थापना 1961 में खाद्य और कृषि संगठन द्वारा की गई थी। CAC खाद्य उत्पादन, गुणवत्ता और सुरक्षा से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों, दिशा निर्देशों, अभ्यास संहिताओं और अन्य मापदंडों को निर्दिष्ट करता है। आयोग का लक्ष्य उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा करना और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य व्यापार में निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न है, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स को पैक करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? HDPE, PET, PS, PVC। आंसर PET, पेट। व्याख्या पॉलीइथिलीन टेरेफेथलेट PET का व्यापक रूप से कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स को पैक करने के लिए उपयोग किया जाता है। पेट बोतल आमतौर पर या तो मानक एल्युमिनियम रोल ऑन क्लोजर या एक प्री थ्रेटेड प्लास्टिक कैप के साथ फिट की जाती है। दोनों या तो मानक या पिलफर प्रूफ फॉर्म में है। अब अगला प्रश्न है, गेहूं की अधिक पिसाई में निम्नलिखित में से कौन सा चरण नहीं है? पत्थर से पीसना, गेहूं की कंडीशनिंग, गेहूं की पिसाई, सफाई। आंसर पत्थर से पीसना, ऑप्शन ए। पत्थर से पीसना गेहूं की पिसाई की एक बहुत पुरानी विधि है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा FSSAI का सही विकार है? आंसर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, ऑप्शन डी। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI का मतलब भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण है। यह भारत में सर्वोच्च खाद्य सुरक्षा और नियामक प्राधिकरण है। यह खाद्य सुरक्षा के विनियमन और पर्यवेक्षण के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा और संवर्धन करता है। अब अगला प्रश्न, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? वर्ष 2006 में। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 में लागू किया गया था। इसमें 101 धाराएं हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना 2011 में FSS अधिनियम के तहत की गई थी। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गेहूं की गिरी का हिस्सा नहीं है? चकोर, एंडोस्पर्म, जर्म, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर उपर्युक्त में से कोई नहीं। चकोर, एंडोस्पर्म और जर्म सभी गेहूं की गिरी का हिस्सा हैं। चकोर सबसे बाहरी आवरण है। एंडोस्पर्म वह हिस्सा है जिसमें स्टार्च भरपूर होता है। जर्म सबसे अंदरूनी हिस्सा है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नाशपाती का pH मान है? आंसर pH 3.4 से 4.7, ऑप्शन ए। नाशपाती का pH मान 3.4 से 4.7 तक होता है, जबकि सेब का pH मान 2.9 से 3.5, जबकि संतरे का pH मान 2.8 से 4.0 और अंगूर का pH मान 3.3 से 4.5 तक होता है। pH किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता का एक माप है। यदि किसी उत्पाद का pH 7 है उसे उदासीन माना जाता है। इससे अधिक pH वाले उत्पाद को क्षारकीय या क्षारीय, जबकि 7 से कम pH वाले उत्पाद को अम्लीय कहा जाता है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पॉलीमर का उपयोग प्रिंटिंग सतह के रूप में किया जाता है? आंसर पॉलीएस्टर, ऑप्शन डी। पॉलीएस्टर प्रिंट करने योग्य सतह के साथ साथ रिटार्ड पाउच में सबसे बाहरी परत भी है। यह मजबूती भी प्रदान करता है। एल्युमिनियम फॉयल रिटार्ड की अवरोधक परत है। यह प्रकाश, गैसों और गंध से बचाता है। अगला प्रश्न, टेट्रा पैक में कितनी परतें होती हैं? आंसर 6 परतें। टेट्रा पैक में 6 परतें होती हैं। सबसे भीतरी परत से सबसे बाहरी परतें क्रमशः पॉलीइथिलीन सबसे भीतरी, कागज, पॉलीइथिलीन, एल्युमिनियम, पॉलीइथिलीन सबसे बाहरी है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा काली चाय के निर्माण में एक चरण नहीं है? सुखाना, जलना, रोलिंग, मुरझाना, गांठ बनाना। आंसर गांठ बनाना, ऑप्शन डी। काली चाय के निर्माण में गांठ बनाना एक चरण नहीं है। काली चाय 6 चाय प्रजातियों में से एक पूरी तरह से किण्वित होती हैं। यह अपने लाल तरल पदार्थ के कारण प्रसिद्ध है। काली चाय बनाने की बुनियादी प्रक्रियाओं में मुरझाना, रोलिंग, किण्वन और सुखाना शामिल है। इनमें किण्वन काली चाय बनाने की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।
अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, चावल के छिलके उतारने के दौरान कतरनी क्रिया का उपयोग किया जाता है। कथन 2, चावल की पिसाई के दौरान चावल के दाने को रगड़ने की क्रिया के अधीन किया जाता है। कथन 1 सही और 2 गलत है। दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन गलत हैं। कथन 1 गलत और 2 सही है। आंसर, दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन बी। व्याख्या, दोनों कथन सही हैं। एक, पूरे चावल के दाने को ब्राउन राइस कहा जाता है। चावल के छिलके उतारने के दौरान कतरनी क्रिया का उपयोग किया जाता है। चावल की पिसाई के दौरान चावल के दाने को रगड़ने की क्रिया के अधीन किया जाता है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पेय पदार्थ का पीएच मान सर्वाधिक है? आंसर, फैंटा ऑरेंज, ऑप्शन ए। पेय पदार्थ फैंटा ऑरेंज का पीएच मान 2.73 है, जो प्रश्नगत पेय पदार्थों में फैंटा ऑरेंज पीएच मान सर्वाधिक है। जबकि पेय पदार्थ थम्स अप का पीएच मान 2.68, पेप्सी का पीएच मान 2.53, कोका कोला का पीएच मान 2.52, कोका कोला का पीएच मान 2.52, चेरी कोक का पीएच मान 2.52 और कोका कोला क्लासिक का पीएच मान 2.50 है। अब अगला प्रश्न, टेट्रा पैक में सबसे पतली परत कौन सी है? पॉलीइथिलीन, कागज, नायलॉन, एल्युमिनियम। आंसर, एल्युमिनियम, ऑप्शन डी। टेट्रा पैक पेपर बोर्ड कार्टन में एल्युमिनियम फॉइल सबसे पतली परत है। इसकी चौड़ाई लगभग 7 माइक्रोन है। एल्युमिनियम सबसे अच्छा गैस अवरोधक प्रदान करता है और सूरज की रोशनी के संपर्क में आने से रोकता है। अगला प्रश्न, ब्रेड में प्राथमिक पैकेज के रूप में निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? HDPE, LDPE, PF, PVC। आंसर, LDPE, ऑप्शन बी। व्याख्या, ब्रेड में प्राथमिक पैकेज के रूप में LDPE लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन का उपयोग किया जाता है। LDPE बैग को PF टैग से सील किया जाता है। वैक्यूम पैकेजिंग टिकाऊ नहीं है क्योंकि इसमें क्रैशिंग हो सकती है। पैकेजिंग में गैस मिश्रण आमतौर पर 100% CO2 से 50:50 CO2:N2 तक होता है। अब अगला प्रश्न, कॉफ़ी को पैक करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? आंसर, पेट और LDPE का, ऑप्शन ए। LDPE में लैमिनेट किए गए मेटलाइज्ड PET का उपयोग अक्सर कॉफ़ी पैक करने के लिए किया जाता है। पॉलीमर की यह परत नमी और O2 अवशोषण के कारण वाष्पशील घटकों में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों या स्वाद के नुकसान को रोकती है। अब अगला प्रश्न, दूध को पाउच में पैक करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? आंसर, पॉलीएस्टर का, ऑप्शन डी। दूध की पैकेजिंग के लिए पॉलीएस्टर पाउच का उपयोग किया जाता है। दूध के लिए उपयोग की जाने वाली पैकेजिंग सामग्री को आदर्श रूप से 500 nm तरंगदैर्घ्य पर 8% से अधिक और 400 nm तरंगदैर्घ्य पर 2% से अधिक प्रकाश संचारित नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए उपयोग की जाने वाली अन्य सामग्रियों में शामिल है पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीस्टाइनीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल्डिन क्लोराइड, क्रायोवैक, रबर हाइड्रोक्लोराइड, प्लियोफिल्म, पॉलीएस्टर, पारियामाइड, नायलॉन, सरन एक मिश्रित बहुलक है। अब अगला प्रश्न, ग्रीन टी और ब्लैक टी में अंतर यह है कि ऑक्सीकरण प्रक्रिया को छोड़ दिया जाता है। चाय की पत्तियों को रोल करने से पहले एक पैन में भाप में पकाया जाता है ताकि एंजाइम हवा के साथ संपर्क ना करे और ऑक्सीकरण ना करे। ऑक्सीकरण प्रक्रिया को छोड़ दिया जाता है और चाय की पत्तियों को रोल करने से पहले एक पैन में भाप में पकाया जाता है ताकि एंजाइम हवा के साथ संपर्क ना करे और ऑक्सीकरण ना दे। उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर, ऑक्सीकरण प्रक्रिया को छोड़ दिया जाता है और चाय की पत्तियों को रोल करने से पहले एक पैन में भाप में पकाया जाता है ताकि एंजाइम हवा के साथ संपर्क ना करे और ऑक्सीकरण ना करे। ऑप्शन सी। ग्रीन टी और ब्लैक टी में अंतर यह है कि सबसे ऑक्सीकरण प्रक्रिया नहीं होती है। चाय की पत्तियों को रोल करने से पहले एक पैन में भाप में पकाया जाता है
ताकि एंजाइम हवा के साथ प्रतिक्रिया ना करे और ऑक्सीकरण ना करे। अब अगला प्रश्न, उलोंग चाय क्या होती है? हरी और काली चाय का मिश्रण, आंशिक ऑक्सीकरण होता है, पत्तियां हरे भूरे रंग की होती हैं, उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी। व्याख्या, दिए गए सभी कथन सत्य हैं। यह एक हल्के ऑक्सीकृत चाय का प्रकार है जो ग्रीन टी के करीब है, लेकिन इसकी जटिल सुगंध और समृद्धपूर्ण बनावट से अलग है। चूँकि यह हल्का ऑक्सीकृत और बिना भुना हुआ होता है, इसीलिए इसे कभी कभी ग्रीन ओलोंग के रूप में वर्णित किया जाता है। ओलोंग चाय के निर्माण में मुरझाना, रोल करना, आकार देना और भूनना काली चाय की प्रक्रिया के समान शामिल है, लेकिन समय और तापमान पर अधिक ध्यान देना आवश्यक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उपयोग भूरे दूध के पाउडर की पैकेजिंग में किया जाता है? आंसर एल्युमिनियम प्लस पॉलीइथिलीन, ऑप्शन ए। एल्युमिनियम फॉइल प्लस पॉलीइथिलीन का व्यापक रूप से खुदरा पैक के लिए उपयोग किया जाता है। वसा के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए पूरे दूध के पाउडर को वैक्यूम या गैस पैकिंग की आवश्यकता होती है। शेल्फ लाइफ और गुणवत्ता के मामले में ऑक्सीजन अभेद लचीली फिल्म लेमिनेट में वैक्यूम पैकेजिंग पूरे दूध के पाउडर के लिए निष्क्रिय गैस वाले टिन कंटेनर से बेहतर है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद वैक्यूम पैक किए जा सकते हैं? कुकीज़, अखरोट, क्रैकर्स, दूध। आंसर अखरोट, ऑप्शन बी। अखरोट को वैक्यूम पैक किया जा सकता है। कुकीज़ और क्रैकर्स को बिना किसी फिलर गैस के पैक किया जाता है, क्योंकि यह एक गैर नाशवान उत्पाद है। दूध को पाश्चराइजेशन के बाद सीधे पैक किया जाता है, क्योंकि यह एक नाशवान उत्पाद है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य प्रसंस्करण का लाभ है? पूरे वर्ष मौसमी भोजन की उपलब्धता, विषाक्त पदार्थों को हटाना और भोजन को लंबे समय तक संरक्षित रखना, कुछ खाद्य पदार्थों में अतिरिक्त पोषक तत्व जोड़ता है, उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। व्याख्या, खाद्य प्रसंस्करण के बारे में दिए गए सभी कथन सत्य हैं। खाद्य प्रसंस्करण के लाभों में जीव विष हटाना, संरक्षण परिरक्षण, खाद्य अनुकूलता में वृद्धि, विपणन और वितरण कार्यों को आसान बनाना और भोजन की स्थिरता बढ़ाना शामिल है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य प्रसंस्करण का नुकसान है? भोजन को डिब्बा बंद करने से विटामिन सी की हानि होती है। प्रसंस्कृत भोजन जंक फूड में खाली कैलोरी जोड़ता है। कुछ रसायन मानव और पशु कोशिकाओं को तेजी से बढ़ाने से जो अस्वास्थ्यकर है, उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी। व्याख्या, खाद्य प्रसंस्करण के नुकसान के बारे में दिए गए सभी कथन सत्य हैं। भोजन को डिब्बा बंद करने से विटामिन सी की हानि होती है। प्रसंस्कृत भोजन जंक फूड में खाली कैलोरी जोड़ता है। कुछ रसायन मानव और पशु कोशिकाओं को तेजी से बढ़ाते हैं जो अस्वास्थ्यकर हैं। अब अगला प्रश्न, बैंगनी रंग का धुंधलापन किस पैकेजिंग में दोष से संबंधित है? पीईटी बोतलें, कांच की बोतलें, धातु की डिब्बे, पेपर बोर्ड। आंसर धातु के डिब्बे, ऑप्शन सी। धातु के डिब्बे में बैंगनी रंग का धुंधलापन देखा जाता है। यह दोष डिब्बे के अंदरूनी हिस्से के काले पड़ने को संदर्भित करता है। यह तब होता है जब सल्फर युक्त भोजन कैन में मौजूद आयरन के साथ प्रतिक्रिया करके बैंगनी आयरन सल्फाइड बनाता है। अगला प्रश्न, कच्चे फलों और सब्जियों की पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? आंसर LLDPE, ऑप्शन डी। पॉलीओल फिल्म का मिश्रण मुख्य रूप से LLDPE का उपयोग करके कच्चे फलों और सब्जियों की पैकेजिंग के लिए किया जाता है। फिल्म में सूर्य की रोशनी से बचाने के लिए पिगमेंट होते हैं। LLDPE स्ट्रेचेबल और पारदर्शी हैं, जिससे उपभोक्ता पैकेट में देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान से संबंधित है? फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान की उत्पाद में मूल्य जोड़कर कम किया जा सकता है। पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जहां नुकसान होता है। उत्पादों में मूल्य जोड़ने के बाद किसान ज़्यादा नहीं कमाते हैं। कच्चे रूप को अधिक संसाधित या परिष्कृत रूप में परिवर्तित करके उत्पादों में मूल्य जोड़ा जा सकता है। आंसर
उत्पादों में मूल्य जोड़ने के बाद किसान ज़्यादा नहीं कमाते हैं। ऑप्शन सी। व्याख्या: किसान उत्पादों में मूल्य जोड़ने के बाद पैसा कमाते हैं। कच्चे रूप को अधिक संसाधित परिष्कृत रूप से परिवर्तित करके उत्पादों में मूल्य जोड़ा जा सकता है। इससे उत्पादों की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1, खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत सबसे बड़ा प्रसंस्करण खंड मांस, मुर्गी पालन, सब्जियां और तेल उद्योग हैं। कथन 2, समुद्री उत्पादों के निर्यात में गिरावट आई है। कथन 1 सही है। कथन 2 सही है। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। इनमें से कोई नहीं। आंसर: कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। व्याख्या: खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत सबसे बड़ा प्रसंस्करण खंड मांस, मुर्गी पालन, सब्जियां और तेल उद्योग हैं, अतः कथन 1 सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाज़ारों के कारण समुद्री उत्पादों के निर्यात में गिरावट आई है, इसलिए कथन 2 सही हैं, अर्थात कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न: निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 3.9 से 5.1 तक होता है? आंसर: किण्वित सब्जियां। ऑप्शन सी। किण्वित सब्जियों का पीएच मान 3.9 से 5.1 होता है, जबकि दूध का पीएच मान 6.4 से 6.8, रूबर्ब का पीएच मान 2.9 से 3.3, जबकि वहीं दही का पीएच मान 3.8 से 4.2, टमाटर का पीएच मान 3.7 से 4.7 और अचार का पीएच मान 2.5 से 3.0 और फलों की जैम या जेली का पीएच मान 3.0 से 4.0 तक होता है। पीएच किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता का एक माप है। यदि किसी उत्पाद का पीएच 7 है, उसे उदासीन माना जाता है। इससे अधिक पीएच वाले उत्पाद को क्षारकीय या क्षारीय, जबकि 7 से कम पीएच वाले उत्पाद को अम्लीय कहा जाता है। पीएच की अवधारणा को सबसे पहले 1909 में कार्लसबर्ग लैबोरेटरी के डेनिश रसायन शास्त्री सोरेन पेडर लॉरिटज सोरेनसेन ने प्रस्तुत किया था। अब अगला प्रश्न: माइक्रोवेव ओनेबल ट्रे के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? आंसर: पीईटी पेट। ऑप्शन सी। व्याख्या: पीईटी पॉलीएथिलीन टेरेफेथलेट का उपयोग माइक्रोवेव ओनेबल ट्रे के लिए किया जाता है। इसका उपयोग बॉयल इन द बैग उत्पादों के लिए भी किया जाता है, जिन्हें उपयोग से पहले जमाया जाता है। इसकी एक उन्मुख क्रिस्टलीय संरचना 35 से 45% क्रिस्टलीयता है, जो इसे 140 से 160 डिग्री सेल्सियस तक स्थिर बनाती है। अब अगला प्रश्न: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्थापना कब की गई? आंसर: 1988 में। ऑप्शन बी। व्याख्या: देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जुलाई 1988 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्थापना की गई थी। बाद में 15 अक्टूबर 1999 की अधिसूचना संख्या डाक सीडी 442/99 के द्वारा इस मंत्रालय को विभाग बना दिया गया था और कृषि मंत्रालय के अंतर्गत लाया गया था। अब अगला प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सी विधि बिजली का उपयोग करके भोजन में रोगाणुओं को निष्क्रिय करने को संदर्भित करती है? पावर अल्ट्रासाउंड, स्पंदित विद्युत क्षेत्र, बाधा प्रौद्योगिकी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर: स्पंदित विद्युत क्षेत्र। ऑप्शन बी। व्याख्या: स्पंदित विद्युत क्षेत्र पीईएफ बिजली का उपयोग करके भोजन में सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय करके संदर्भित करता है। स्पंदित विद्युत क्षेत्र पीईएफ खाद्य संरक्षण की एक गैर थर्मल विधि है जो माइक्रोबियल निष्क्रियता के लिए बिजली की छोटी पल्स का उपयोग करती है और भोजन की गुणवत्ता विशेषताओं पर न्यूनतम हानिकारक प्रभाव डालती है। पीईएफ तकनीक का लक्ष्य उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा गलत विवरण का एक रूप है? गलत उत्पत्ति, गलत मात्रात्मक विवरण, भोजन का विस्तार करना, उपर्युक्त सभी। आंसर: उपर्युक्त सभी। गलत उत्पत्ति, गलत मात्रात्मक विवरण और भोजन का विस्तार करना सभी गलत विवरण के रूप में है। अगला प्रश्न: वाइन की बोतलों में रखा जाने वाला हेड स्पेस लगभग कितना होता है? आंसर: 15 मिलीमीटर। ऑप्शन सी। व्याख्या: वाइन की बोतलों में रखा जाने वाला हेड स्पेस लगभग 15 मिलीमीटर होता है। हेड स्पेस बोतल के ढक्कन और खाद्य उत्पाद के बीच का स्थान होता है। खोलते समय छलकने से बचने के लिए हेड स्पेस आवश्यक है। वाइन को हमेशा रंगीन या रंगी हुई कांच की बोतलों, गहरे हरे या भूरे में पैक किया जाना चाहिए।
सूरज की रोशनी के संपर्क में आने से यह ऑक्सीकरण के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप इसका स्वाद फीका, सपाट और अस्वीकृत हो जाता है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 3.3 है? आंसर खट्टी क्रीम, ऑप्शन डी। खट्टी क्रीम का पीएच मान 4.4 जबकि कैनबेरी सॉस का पीएच मान 2.3, एआई सॉस का पीएच मान 3.4, केचप का पीएच मान 3.7 और सलाद ड्रेसिंग का पीएच मान 3.3 है। यह किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता का एक माप है, अर्थात हाइड्रोजन के अणु किसी चीज़ में उसकी अम्लीय या क्षारीय प्रवृत्ति को तय करते हैं। जिसे विलयन का पीएच 7 होता है उसे उदासीन माना जाता है। उदाहरण के लिए शुद्ध जल को उदासीन न्यूट्रल माना जाता है और इसका पीएच 7 होता है। 7 से अधिक पीएच वाले उत्पाद को क्षारीय या क्षारीय जबकि 7 से कम पीएच वाले उत्पाद को अम्लीय कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। कथन 1, भारत में खाद्य प्रसंस्करण असंगठित क्षेत्र में अधिकतम केंद्रित है। कथन 2, भारत में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के लिए बदलती जीवन शैली, भोजन की आदतें, संगठित खाद्य खुदरा कारक हैं। कथन 1 सही है, कथन 2 सही हैं, दोनों कथन गलत हैं, दोनों कथन सही हैं। आंसर दोनों कथन सही हैं। व्याख्या, भारत में खाद्य प्रसंस्करण अधिकतम असंगठित क्षेत्र में केंद्रित है, जबकि भारत में बदलती जीवन शैली, खान पान की आदतें और संगठित खाद्य खुदरा व्यापार भारत में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के लिए कारक हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, स्पंदित विद्युत क्षेत्र के बाद शेल्फ लाइफ बढ़ाने और ख़राब होने से बचाने के लिए प्रशीतन भंडारण की आवश्यकता होती है। कथन 2, कोशिका झिल्ली में संरचनात्मक परिवर्तन और एंजाइमों की निष्क्रियता खाद्य उद्योग के लिए उच्च हाइड्रोस्टैटिक दबाव कैसे काम करता है। कथन 1 सही और 2 गलत हैं, दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन गलत हैं। कथन 1 गलत और 2 सही है। आंसर दोनों कथन सही हैं। व्याख्या, दोनों कथन सत्य हैं। स्पंदित विद्युत क्षेत्र के बाद शेल्फ लाइफ बढ़ाने और ख़राब होने से बचाने के लिए प्रशीतन भंडारण की आवश्यकता होती है। कोशिका झिल्ली में संरचनात्मक परिवर्तन और एंजाइमों की निष्क्रियता खाद्य उद्योग के लिए उच्च हाइड्रोस्टैटिक दबाव कैसे काम करता है। अब अगला प्रश्न, चिप्स पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से किस प्लास्टिक पॉलीमर का उपयोग किया जाता है। आंसर पीवीडीसी, ऑप्शन ए। पॉलीविनाइल्डिन क्लोराइड पीवीडीसी में उत्कृष्ट जल वाष्प और गैस अवरोधक गुण होते हैं। इतना ही नहीं, इसकी हीट सीलिंग विशेषताओं और तेल और वसा के प्रति प्रतिरोध इसे चिप्स पैक करने के लिए एक आदर्श विकल्प बनाता है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका क्षेत्र के समान दृष्टिकोण में होना आवश्यक नहीं है। आंसर उत्पत्ति का स्थान, ऑप्शन डी। क्षेत्र के समान दृष्टिकोण में उत्पत्ति का स्थान होना आवश्यक नहीं है। आपको बता दें कि किसी लेबल पर यह उत्पाद XYZ रोग को ठीक करता है लिखना प्रतिबद्ध है। अब अगला प्रश्न, खाद्य प्रणाली के निम्नलिखित किस पीएच पर फोर्बेट और बेंजोएट संरक्षक सबसे अधिक सक्रिय है। pH 7.0, pH 9.0, pH 4.5, pH 2.0। आंसर pH 4.5, ऑप्शन सी। व्याख्या, खाद्य प्रणाली के pH 4.5 पर फोर्बेट और बेंजोएट संरक्षक सबसे अधिक सक्रिय है। परिरक्षकों का उपयोग यह धीमा करने के लिए किया जाता है कि भोजन कितनी जल्दी पुराना और ख़राब हो सकता है। वे मोल्ड या बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों के विकास को रोकने या धीमा करके काम करते हैं। सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम फोर्बेट खाद्य और पेय संरक्षण के लिए अत्यंत उपयोगी एजेंट हैं, फिर भी उनकी पूरी सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। अब अगला प्रश्न, प्रसंस्करण और संरक्षण तकनीकों का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन स्मोक्ड उत्पादों के लिए सबसे अच्छा काम करता है। आंसर गर्मी, नमक, नमकीन पानी में डुबाना, न्यूनतम नमी सामग्री, ऑप्शन डी। व्याख्या, खाद्य उत्पादों के लिए प्रसंस्करण और संरक्षण तकनीकों के कई संयोजनों की आवश्यकता होती है और उनका उपयोग किया जाता है। स्मोक्ड उत्पादों के लिए सबसे उपयुक्त संयोजन गर्मी, नमक, नमकीन पानी में डुबाना है। सभी स्मोक्ड उत्पादों को नमकीन पानी में डुबाने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ को कम से कम नमी की ज़रूरत हो सकती है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, द्वितीयक पैकेजिंग प्राथमिक पैकेजिंग से बाहर होती है।
ताकि प्राथमिक रूप से पैक की गई वस्तुओं को समूहीकृत किया जा सके। कथन 2, पैकेजिंग को मनमाने ढंग से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक पैकेजिंग में वर्गीकृत किया जा सकता है। कथन 1 सही और 2 गलत हैं। दोनों कथन सही हैं। दोनों कथन गलत हैं। कथन 1 गलत और 2 सही है। आंसर दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन बी। व्याख्या, दोनों कथन सत्य हैं। द्वितीय पैकेजिंग प्राथमिक पैकेजिंग के बाहर होती है ताकि प्राथमिक रूप से पैक की गई वस्तुओं को समूहीकृत किया जा सके। पैकेजिंग को मनमाने ढंग से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक पैकेजिंग में वर्गीकृत किया जा सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? समान शिपिंग के लिए डिजाइन किए गए पैकेजों को मिश्रित शिपिंग में लोड नहीं किया जा सकता है। अपशिष्ट रोकथाम सबसे अधिक मांग वाला विकल्प है और निपटान सबसे कम मांग वाला विकल्प है। सिकुड़न लपेट पैकेजिंग के रूप में ऐसे एक है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर उपर्युक्त में से कोई नहीं। व्याख्या, दिए गए सभी कथन सत्य हैं। समान शिपिंग के लिए डिजाइन किए गए पैकेजों को मिश्रित शिपिंग में लोड नहीं किया जा सकता है। अपशिष्ट रोकथाम सबसे अधिक मांग वाला विकल्प है और निपटान सबसे कम मांग वाला विकल्प है। सिकुड़न लपेट पैकिंग के रूपों में से एक है। अब अगला प्रश्न है, कोडेक्स मानकों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ अति संवेदनशील है? अनाज, मेवे, दूध उत्पाद, उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। व्याख्या, अनाज, मेवे और दूध उत्पाद अति संवेदनशील भोजन की श्रेणी में आते हैं। कोडेक्स को उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा करने और खाद्य कारोबारों में उचित रीतियां सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक बनाने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा किए गए खाद्य मानक कार्य में तालमेल को बढ़ावा देने का अधिशेष देश है। अब अगला प्रश्न है, तरल वस्तुएं फार्मा के अंतर्गत किस वर्ग से संबंधित है? ए वर्ग से, बी वर्ग से, सी वर्ग से, डी वर्ग से। आंसर बी वर्ग से। तरल वस्तुएं फार्मा के अंतर्गत वर्ग बी में संबंधित हैं। वे सभी वस्तुएं जिनके प्रवाह गुण, घनत्व या दोनों को काफ़ी विशेष तकनीकी प्रयास की सहायता से बिना स्थिर नहीं रखा जा सकता है। छोटे वजन वाली वस्तुएं फार्मा के तहत वर्ग ए में आती हैं। 25 ग्राम या 25 सीसी से कम या बराबर शुद्ध वजन या आयतन वाले उत्पाद फार्मा के वर्ग ए में आते हैं। वस्तु का शुद्ध भार घोषित करते समय पैकेज का भार शामिल नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न, प्राकृतिक रूप से रंगीन रसों को संरक्षित करने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग करके किसके कारण नहीं बनाया जा सकता है? आंसर विरंजन क्रिया। प्राकृतिक रूप से रंगीन रसों को संरक्षित करने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग विरंजन क्रिया के कारण नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न, खाद्य एवं औषधि अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? आंसर वर्ष 1906 में। 1906 में खाद्य एवं औषधि अधिनियम लागू हुआ था, जब पहली बार अमेरिकी सरकार ने इस सिद्धांत का प्रयोग किया कि खाद्य पदार्थों में मिलावट को नियंत्रित करके सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना उसका कर्तव्य है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा किसके कारण करेले में कड़वापन होता है? आंसर मर्मोडिकोसाइड। ऑप्शन बी। करेले में कड़वापन मेमोडिकोसाइड के कारण होता है। कुरकुमीन के कारण हल्दी का पीला रंग, कुकरबिटाफिन के कारण खीरे में कड़वाहट और कैरिकाजेंथिन के कारण पपीता का पीला रंग होता है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन GRAS का सही विस्तार है? आंसर सामान्यतः सुरक्षित के रूप में मान्यता प्राप्त। ऑप्शन ए। क्या जर्नली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ GRAS शब्द का अर्थ आमतौर पर सुरक्षित के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसमें खाद्य सामग्री के साथ साथ पूर्व स्वीकृत खाद्य सामग्री भी शामिल है। धन्यवाद गायत्री अकादमी। आप सभी को व्याख्यान देखने के लिए आभार। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।